बोले तेजाजी महाराज की महाराज की यही रखियो यही रखियो विरोध को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है और वोट आपसे लेता है और मम्मी पापा दूसरों को कहते हैं। उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ फेरे लिए उसका आज तक पता नहीं वो कहां धक्के खा रहा बेचारा। वो हमारा जाटों का राजा धौलपुर वाला महाराज, वो धौलपुर छोड़ के कभी का चला गया। और अगर आपसे मैं नहीं होता हूं तो आप इधर मेरी कुर्सी पे आओ, सीएम वाली पे मुझे भेजो, यही पकड़ता हूं आपको इसी समय। क्यों इस देश में 50 लाख मौतें हुई कोरोना से। कितनी? 50 लाख मौतें हुई। जब लो अग्निपथ, मेरे पर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी के साथ तो नौजवान है, सिर्फ युवा लड़कों की फौज है। युवा ही परिवर्तन करते हैं। हर क्रांति के नायक नौजवान थे। तात्या टोपे, मंगल पांडे से लेके भगत सिंह तक जो क्रांति के हीरो थे वो नौजवान थे। उनकी उम्र बहुत कम थी। नौजवानों ने जब जब चाहा देश के अंदर परिवर्तन किया। नौजवानों को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है और वोट आपसे लेता है और मम्मी पापा दूसरों को कहते हैं। उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना होगा। महाराज की जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। उपस्थित उपासिका, हमें ऐसे लोगों को जिताना है। एक आप लोग क्या दयालु बहुत हो, आपको दया आ जाती है, लेकिन दया एक बार ही करो, दोबारा नहीं। अगर कोई कपड़े फटा हुआ सड़क पे घूम रहा है तो उसको एक बार अच्छे कपड़े बना दो और एक बार सिखा दो, और फिर भी वो नहीं मानता है उसको घर बिठा दो, दूसरे को मौका दो। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, कैसे काम चलेगा। जिस डूंगरगढ़ के अंदर मैं भाषण दे रहा हूं, वहां वीर तेजाजी के भक्तों की, जसनाथ जी के भक्तों की, राम साहब पीर भैरून जी के भक्तों की, तमाम जो हमारे बिगाजी महाराज के भक्तों की कितनी बड़ी संख्या है। हाँ, ये सही है कि पिछली बार भी आपने कांग्रेस भाजपा को हरा दिया था, लेकिन जिताया किसको? जिसको जिताया क्या वो काम करने में कामयाब रहा? जिस पुल से, ये जिस रेलवे ट्रैक से मैं आया हूं, 15 मिनट 20 मिनट तो मेरी गाड़ी फंसी रही। अगर कोई एम्बुलेंस आए उसमें गंभीर मरीज हो, मुझे लग रहा है उसे ऊपर ही जाना होगा, इस ट्रैफिक के अंदर वो गुजर नहीं सकता। इस रेलवे के आरओबी का निर्माण अगर 4 साल में आपका विधायक ने करा चुका और वो अशोक गहलोत की गोद में बैठा हुआ है, मुझे तो अचंभा होता आपके एमएलए का। एक बार तो जब सरकार गिर रही थी तब हल्ला हुआ था कि मैया जी कहां गए, बोले पायलट के साथ गए, और शाम को हल्ला हुआ कि पायलट के बाड़े से निकल के गहलोत के चले। कितनी स्पीड से भागे होंगे देखो आप। तो गजब की फुर्ती दिखाई दिन शाम। और काश ऐसी फुर्ती वो डूंगरगढ़ के विकास के अंदर दिखाते। मैं तो सत्ता के खिलाफ हूं, मोदी भी मेरे नाराज है, गहलोत नाराज, वसुंधरा मुझे देखना नहीं चाहती। फिर भी खींवसर के अंदर आप जाके देखिए, शायद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7-8 तो खोले सरकार ने, डर से खोल दिए थे। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने खोले, अब की सरकार ने 5 खोल दिए। और अब वहां झगड़ा सड़कों का नहीं है। नागौर, खींवसर, मेड़ता और इन इलाकों में झगड़ा यह है कि सड़क 375 नहीं 5.5 मीटर बने, ये झगड़ा चालू हो गया। 375 का तो झगड़ा ही समाप्त हो गया। और मुझे लग रहा बीकानेर में तो जहां कोलाइत के अंदर 14 को प्रभु जी और रैली कर रहे हैं, वहां तो अभी भी ऐसे गांव होंगे जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े। मैंने राजस्थान को नापा है, जगह जगह बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के जनप्रतिनिधि सुस्त और कमजोर है, उन इलाकों में विकास नहीं हो रहा है। डूंगरगढ़ प्यासा है, डूंगरगढ़ की धरती पानी मांग रही है। वो पीने का पानी यहाँ का आम आदमी मांग रहा है और सिंचाई का पानी यहाँ के लोग मांग रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, 60 साल पहले इंदिरा गांधी नहर सहित हरियाणा से जो नहरें आती है, अगर राजस्थान के अंदर उन नहरों से सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया जाता तो हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच अच्छी नहीं थी। उनकी सोच थी कि मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और मेरा भतीजा या मेरा भांजा इससे आगे नहीं बढ़े और आपको विकास के अंदर पीछे धकेल दिया। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का। क्या महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, मद्रास गए, बेंगलोर गए,
हैदराबाद गए, आपने वहां पे समाज का मान सम्मान बढ़ाया और यहां से हजारों हजार बच्चों को वहां रोजगार दिया। और उसी के परिणाम है कि आज हमारा समाज, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, ओबीसी के दूसरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो हम 50 साल पहले आगे चले जाते। आज अगर हम आगे आए तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। दुरुपयोग भी है, चीज का अगर उपयोग होगा दुरुपयोग भी होगा। गलत तरीके से सोचें तो कोई सही बात सोचता है उसका उपयोग है, और गलत बात चाकू है, सब्जी काटने काम आता है और किसी को मौत के घाट भी उतार देता, उतारता नहीं उतारता। तो सही सोचें, अगर सही सोच के साथ अपन चलें तो जो क्रांति आई इस देश के अंदर वो पिछले 8-10 साल के अंदर ही आई है। जब मोबाइल नेटवर्क आया 15 साल में, सोशल मीडिया आया, इंस्टा और आपके दूसरे ट्विटर आया, इससे आप एक दूसरे को जानने लगे। आज हनुमान बेनीवाल डूंगरगढ़ के अंदर सभा को संबोधित कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। इस क्रांति जो आई है ये बहुत कम समय के अंदर आई है। मैं भाइयों एक बात आपको और कहना चाहूंगा, विशेषकर नौजवानों को, कि नशे की प्रवृत्ति से राजस्थान और देश का नौजवान खात्मे के कगार पे। सबसे ज्यादा भोले भाले हमारे किसान के बेटे, वो किसी के झांसे में आ जाते हैं। अफीम की उंगली चटा दी किसी ने, 2 बार उंगली चटाई का मजा आ गया, तीसरी बार में अफीम का आदी हो जाएगा। इसमें एक एमडी, चर्स, गांजा, मेरे विरोधी तो मेरे लिए भी कह देते हैं कि हनुमान जी इतना कैसे घूम रहे कि अफीम खाते हैं। देखो दिमाग खराब हो रहा है उन लोगों का। अरे अगर मैं ही अफीम खाता तो फिर मैं सत्ता के अंदर कभी का चला जाता। अफीम खा के 2003 में ही सत्ता में थे, मना कौन कर रहा था? अफीम खाता और वसुंधरा के साथ घूमता, कौन मना करता? मुझे कोई करता क्या मना? 2003 में चला जाता, फिर मेरे 20 साल खराब क्यों करता मैं? ये विरोधियों की बातें, उनको तकलीफ है, ये क्यों घूम रहा है, ये क्यों जगा रहा है, ये क्यों होशियार कर रहा है। ये होशियार करा हमें भी जाना पड़ता है। लोग कहते हैं हनुमान जी घूम रहे हो, आप क्यों नहीं घूम रहे हो? तो बड़े बड़े बोर्ड नहीं देंगे, इसलिए वो जा रहे हैं आपके बीच, जाके इस तरह की बातें करेंगे। आप चिंता नहीं करें, मेरे से रात को 2 बजे भी आप मिलते हो, दिन में भी मिलते हो, और ये चिंता जरूर मेरी करते हो कि हनुमान जी किस मिट्टी के बने हैं जो रात को चलते हैं, दिन में चलते हैं। और सरकार मेरी नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं मना नहीं करता कि आपका काम नहीं करूंगा। मैं फोन उठाता हूं, एसपी, आईजी, डीजी, कलेक्टर, जिसको फोन करना होता है फोन करता हूं, गरीब को गणेश मान के सेवा करता हूं। और इसी का परिणाम है क्या तपती धूप के अंदर अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए हजारों लाखों की तादाद के अंदर खड़े हो। मुझे याद है जब 2018 के अंदर बीकानेर की रैली हुई थी, वो रैली सबसे बड़ी रैली थी। उस जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड था उसको न तो कोई भर पाया और न कोई भरेगा। हाँ, कुर्सियां लगा के तो भर सकते हैं, सही बात है, कुर्सियां लगा तो थोड़ी थोड़ी होकर, जैसे मोदी की सभा में कुर्सियां लगाते हैं। और भाजपा की सभाओं का ट्रेंड है कि 10,000 कुर्सी लगा देंगे और उस भीड़ को 1 लाख बता देंगे। हम कुर्सियां नहीं लगाते, कुर्सियां लगाई ना 150 आप मेन लोगों को बैठने के लिए, बाकी सारे लोग बैठते हैं। हमारे इस गर्मी के अंदर देखो तापमान कितना है, फिर सड़क तक हजारों लोग इधर उधर होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने साधनों से आए, हमने एक भी साधन नहीं लगाया। ये होता है अपने व्यक्ति के लिए समर्पण। और मुझे पूरा विश्वास है कि डूंगरगढ़ का 1 लाख वोट और शेड्यूल कास्ट का 50,000 मिलता है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, एक ही चीज तय कर लो। अगर कोई भाई कांग्रेस के अंदर बैठा है, अपना काम निकाल रहा है, तो 2-1 महीने काम निकाल लो। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो, टूट पड़ो अपने भाई की तरफ, सारे आरएलपी के अंदर आ जाओ। कोई बीजेपी के अंदर बैठा है, कोई अर्जुन राम मेघवाल से काम निकालना चाहता है, निकाल लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काम निकलेंगे नहीं उससे, ये भी मैं आपको, मैं जानता हूं उनको। काम निकाल लो, मौका लगते ही अपने भाई की मदद कर दो। जब मैं तुम सब के लिए अपना जीवन समर्पित करके सत्ता छोड़ के लड़ाई लड़ रहा हूं, तो तुम 23 की लड़ाई इस किसान कौम के लिए और किसान जवानों के सपने के राजस्थान के लिए लड़ो। भाइयों, आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, हर पेपर आउट हो रहा है। आप देखिए, आरपीएससी एग्जाम करा रही है, आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाड़ोली को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और जाड़ोली कहता है कि मुझे अगर पकड़ लिया मैं तमाम नेताओं के नाम ले दूंगा जो मेरे साथ शामिल है। उसको रोक दिया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग, पेपर आउट होता है, भर्तियां रद्द हो जाती है।
ये भर्ती रद्द का सिलसिला कोई यहीं से नहीं चला। वसुंधरा के समय भी भर्तियां रद्द हुई थी और गहलोत ने वसुंधरा का रिकॉर्ड तोड़ा, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा, पेपर लीक का रिकॉर्ड तोड़ा। और भाइयों, राजस्थान के अंदर ईडी की एंट्री हो गई। पहले टीडी आई थी और अब राजस्थान में ईडी आ गई और ईडी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी बौखला गए ईडी को देख के। आप मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी कार्रवाई नहीं करते? आप ऐसी भी कार्रवाई करते हो, जो आपके खिलाफ बोलता है उसके मुकदमे दर्ज करते हो। आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे राजस्थान के अंदर, सिर्फ कांग्रेस के लोगों के काम होंगे, बाकी नहीं होंगे। आप कौन सी पक्षपात नहीं करते? आप ही द्वेषता रखते हो तो दिल्ली वालों को मौका लगता है, वो तो काम ही कर रहे हैं, उनका तो धंधा ही है दिल्ली वालों का, वो तो सरकार में ही ऐसे ही बैठे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो अपने हिसाब से तो वोट नहीं डाल रही बीजेपी के, डर लगता है कहीं साड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी 24 के अंदर, ये डर हम लोगों को सता रहा है। भाइयों, ईडी यहाँ पे आई है, ईडी को लेके आरएलपी ने मामला उठाया था और पेपर लीक को लेके लोकसभा के अंदर भी मामला उठा, रीट का एक एग्जाम रद्द हुआ और सिविल लाइन पे हजारों की तादाद के अंदर आप लोग गए थे। हमने ईडी और सीबीआई जांच की मांग की थी। गहलोत ने एक भी जांच सीबीआई को नहीं दी आज तक। अगर एक जांच भी सीबीआई को दे देते तो हम मान लेते कि गहलोत जी आपकी मंशा साफ है, आप सीबीआई को दे नहीं रहे हो। राज्यपाल जिसको दिल्ली नियुक्त करती है, ये ईडी पहले ही आ जाती, कौन रोक रहा था? लेकिन इनको भी चुनाव के साल में ईडी को भेजना है, भेज के सौदेबाजी करेंगे। तुम हमारे लोगों की रखवाली करना स्टेट के अंदर, हम तुम्हारे लोगों की रखवाली करेंगे और फिर मिलजुल के खा लेंगे दोनों। अशोक गहलोत ने कहा कि जब मेरी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कहा था कि नहीं कहा था? और ये मैंने कब कहा था? 2009 में कहा था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, इसलिए हनुमान बेनीवाल अलग चलेगा राजस्थान के अंदर। और 15 साल से उसी लड़ाई को आगे लेके चल रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ईडी खाली नोटिस देके अपना टाइम पास नहीं करे, लोगों का टाइम खराब नहीं करे। ईडी मुकदमा दर्ज करे, उन तमाम राजनेताओं के नाम उजागर करे जो पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त है, उन तमाम नेताओं के नाम उजागर करे जिनके रिश्तेदार कोचिंग चला रहे हैं, जिनके कोचिंग सेंटर है, जिन पे आरोप लगे थे, उन लोगों को भी ईडी को खुला करना चाहिए। भाइयों, आरपीएससी बहुत बड़ा लेन देन इस मामले के अंदर हुआ और हम मांग करेंगे आज भी इस माध्यम से कि ईडी को खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए दुरुपयोग नहीं करके इसमें जो भी धन का लेन देन हुआ है उसके अंदर सरकार ईडी मुकदमे दर्ज करे, उन लोगों की गिरफ्तारी करे, ये हम मांग करते हैं। और अशोक गहलोत से भी एक मैं मांग करूंगा। अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, खुद कहते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, जब आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मुख्यमंत्री हो, या तो झूठ मत बोलो और सच बोल रहे हो तो गिरफ्तार कर लो। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? संजीवनी के अंदर दिल्ली के मंत्री पे आरोप रोज लगा रहे हैं, तो आप बता दो कि दिल्ली वाले आप मिले हो तो नहीं हो, या तो आरोप लगाना बंद करो और या सच्चाई उजागर करो। ये तो हंसी मजाक का खेल हो गया। क्या आप लोगों को बरगला रहे हो, लोगों के अंदर भ्रामक प्रचार फैला रहे हो? आपकी मंशा क्या है, उस मंशा को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई दोषी है कार्रवाई करो और कोई दोषी नहीं है तो बंद करो बात, क्योंकि सीएम के पास सारी ताकतें। एक बार विधानसभा के अंदर वसुंधरा खड़ी होकर बोली, जब मैं बोल रहा, बोले आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम, मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं, मैंने कोई लूट खसोट नहीं करी, मैं तो जवानों के लिए लड़ता था। आप मुख्यमंत्री हो राजस्थान की, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे गिरफ्तार करो, और अगर आपसे मैं नहीं होता हूं तो आप इधर मेरी कुर्सी पे आओ, सीएम वाली पे मुझे भेजो, यही पकड़ता हूं आपको इसी समय। तो कर रहा हूं मुझे गिरफ्तार। तो बातें कहने से अलग होता है कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति को, खुद की प्रवृत्ति का पता ही नहीं कि जिसके साथ फेरे लिए उसका आज तक पता नहीं वो कहां धक्के खा रहा बेचारा। वो हमारा जाटों का राजा धौलपुर वाला महाराज, वो धौलपुर छोड़ के कभी का चला गया। बताइए आप किस तरह राजस्थान को लूटा आपने। जाट की बहू,
जाट की बहू, गुजर की बेटी, उसकी समदन राजपूत की बेटी, पता नहीं कितने कितने समाजों की बात करके बड़े बड़े लोगों को ठगा। हर कोई चुनरी ओढ़ा रहा, हर कोई मैडम का हाथ फेर रहा है चुनरी। क्या सिस्टम है बताओ मुझे। तो बहुत गलत तरीके से लूट खसोट इन दोनों ने मिलके की राजस्थान के अंदर। और अशोक गहलोत खुद ही बोल गए कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं भाइयों। 20 सालों में शायद जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन बने और सदस्य बने, मैं कहता हूं इन्होंने अपने 100 रिश्तेदारों को आरएस टॉप करा रहे हैं, आरजेएस करा रहे हैं। उनके सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन में, थर्ड डिवीजन 10th 12th में और पोस्ट ग्रेजुएट में सेकंड डिवीजन। वो कैसे टॉप कर सकता बताइए मुझे। ये इसकी जांच कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई के लिए लिखे, सीबीआई जांच करेगी। स्टेट लिख नहीं रहा है, दिल्ली वालों को मतलब नहीं, वो दूसरे कामों में लगे हुए। एक आरोप, जब कोरोना आया था 19 में कोरोना आया तो मैंने मोदी का भाषण सुना। हम चुन के गए थे नए नए, तो मोदी ने कहा कि कोविड आ गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत में कोविड नहीं फैलेगा। हमने सोचा भाई मोदी जी कोई बात हुई होगी किसी डॉक्टर से या कोई सीनियर आदमी से, वैज्ञानिक से, कोविड नहीं फैलेगा। और जैसे ही कोविड फैला मुंह बांध के सारे भाग गए और कितने लोग खत्म हुए। और सेकंड जब लहर आई, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर लोगों ने दम तोड़ा था, न रेमडेसिविर था, न वेंटिलेटर। और आईसीयू वार्ड के अंदर भर्ती कराने के लिए, गैस सिलेंडर के लिए किस तरह के सिफारिश हम लोगों को करनी पड़ी आपको पता। हम तो खुद मौत के मुंह के अंदर गए थे। कितने नेता चले गए, कितने अधिकारी चले गए, ये पुलिस फोर्स के जवान खड़े हैं। ये तो अच्छा रहा कि इनका वैक्सीनेशन हो गया सेकेंड लेयर से पहले। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो बहुत बड़ी तबाही इस देश के अंदर मच जाती। फिर भी भाइयों, इस देश में 50 लाख मौतें हुई कोरोना से। कितनी? 50 लाख मौतें हुई। जब लंपी आई क्या हो गया बताओ मुझे। मैंने बोला लोकसभा के अंदर, तो हमारे एमपी बीजेपी वाले हंस रहे थे कि यार कहां लंपी आई, क्यों ऐसे ही भ्रामक प्रचार कर रहे हो। और लंपी से गाय ने दम तोड़ दिया। गांव के अंदर हाहाकार मच गया। गांव के अंदर इतनी 200, 300, 400 वो माता काल कलवित हो गई। और कई जगह स्थिति ऐसे हो गई कि वहां हवा के अंदर प्रदूषण फैल गया। कई जगह प्रशासन को जेसीबी ले जाके वहां खड्डे खोद के और उनका वो करना पड़ा, उनको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ा। ये स्थिति इस राजस्थान के अंदर हमने देखी है, आपने देखी है। जिम्मेदार कौन है इसका? उड़ीसा में 2019 में आई थी लंपी, बंगाल में, तब टीका ले थे इसका। अपना गौ माता की जय बोलते हो, गाय के नाम से वोट लेते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भाइयों, ये महंगाई रात के हम चला रहे गहलोत जी, इसमें खुद की ब्रांडिंग के अलावा क्या कर रहे हैं बताएं मुझे। कोई नेतृत्व बीजेपी का है नहीं। अगर गहलोत जी को राहत देनी है तो बजरी माफिया का ठेका निरस्त करें। बजरी की दरें जो 700 रुपए हैं वो 50 रुपए करें। 650 जो दर है उसको 50 रुपए करें। पेट्रोल डीजल हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर हमसे 10-15 रुपए सस्ता है। राजस्थान के अंदर भी टैक्स कम करें, वेट कम करें, जिससे लोगों को राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में कई विपक्षी भूमिका के अंदर नहीं रही। अगर विपक्षी भूमिका किसी ने निभाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक, चाहे रीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, विधानसभा से सस्पेंड हुए, हमेशा बेल के अंदर धरने पे। अगर विपक्ष का काम किसी ने किया तो आरएलपी ने विधानसभा में, और हनुमान बेनीवाल ने। चाहे ईआरसीपी का मामला हो, 13 जिलों की जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दिल्ली में बढ़ती महंगाई को रोकने की बात हो, टिड्डी कोरोना की बात हो, राजस्थान के लंबित मुद्दों का मामला, पंजाब हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। अगर इस आवाज को पुरजोर तरीके से बल दिया तो नागौर के सांसद ने इस प्रदेश के किसान और जवानों की पैरोकारी करी। अपने जिले के अलावा 25 लोकसभा क्षेत्रों की पैरोकारी करी। 24 सांसद मोदी का जयकारा लगाता है, एक सांसद वीर तेजाजी महाराज और किसान कौम का जयकारा लगा के टोप लगाते हैं। उनको पता नहीं हनुमान बेनीवाल वो सांसद है जिसने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के अंदर। मैं आज फिर मांग करता हूं
कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण भी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। ट्राइबल के हमारे भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को, ओबीसी के हमारे भाइयों को जब तक समाजों में बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक इनके अधिकारी नहीं होंगे, जब तक इनके मजबूत नेता नहीं होंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कोई समाज नहीं जिसके पक्ष में मैंने लोकसभा के अंदर मामला नहीं उठाया। मैंने लोकसभा के अंदर ये भी बात कही थी कि मैं राजस्थान चाहता हूं, लेकिन राजस्थान में जाट समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, मेघवाल और मुसलमान समाज से कोई हाईकोर्ट का जज नहीं है। और भाइयों, मेरे 2 बार आवाज उठाने के बाद एक मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बने और एक मीणा समाज से भी हाईकोर्ट का जज आया है। ये बात उठाने का ताकत और कलेजा किसी का है, वो नागौर के सांसद का है, जो लोकसभा के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी की बात करता है। लोग घर से तो बात करके जाते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लोग बोल नहीं पाते। भाइयों, ये हमारी जो भी एक में एसीबी का एंटी करप्शन ब्यूरो जो बना रखा है, ये सही बात है। उसका नाम है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मतलब भ्रष्टाचार रोकने का ब्यूरो। लेकिन उसमें आप देखोगे ना तो 80% उन लोगों की नियुक्ति होती है जो भ्रष्टाचार करके धाप जाते हैं पूरा, और उसको पचाने के लिए वो लास्ट में जाते हैं एसीबी में। मैं कई लोगों को कहता हूं, आप कहां जाना चाहते हो? क्या मैं सिर्फ एसीबी में जाना चाहता हूं और अगली बार आपके पास आ जाऊंगा। मैं क्यों? क्या कि बहुत कुछ कर लिया, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ पचाए कैसे? तो घूम घूम के टाइम पास करना। एसीबी में चले जाए, कोई पकड़े नहीं, वहीं जाके बैठ जाओ। एसीबी की अगर जांच की जाए ना खुद की, तो 80% एसीबी में सारा भ्रष्टाचार वहीं मिलेगा। जगह जगह एडिशनल एसपी बिठा दिए, आपने चौकियां खोल ली। काम क्या कर रहे हो चौकी वाले? वो पहले ही कह देते हैं मेरे पास सारी सूचना, चुपचाप पैसे दे जाना। सारों की बंदी तय है राजस्थान के अंदर। इसको